राजस्थान में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। लंबे समय से पूर्व सैनिक सरकार के खिलाफ अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान आए थे तो भूतपूर्व सैनिकों का एक प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मिला था, अपनी बात रखी थी, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इसी सिलसिले में भूतपूर्व सैनिक हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले हैं। एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री निवास पर जाकर अशोक गहलोत से मिलकर आया है। कुछ भूतपूर्व सैनिक आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी क्या बातचीत हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र मांझू है। मैं इंडियन नेवी से रिटायर्ड बंदा हूँ। तो मुख्यमंत्री से जो आपका प्रतिनिधिमंडल हाल ही में मिला है, आप उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे? हाँ, मैं उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल था। हमारे कितनी देर और क्या बातचीत हुई आपकी मुख्यमंत्री से? हम 19 दिसंबर को राहुल गांधी जी से मिले थे। उसके बाद काफ़ी दिन से प्रयास रहते कि सीएम साहब से हमारा अपॉइंटमेंट हो जाए। तो 9 तारीख को हमारा अपॉइंटमेंट मिला सीएम साहब के साथ। कर्नल मानवेंद्र सिंह जासोल साहब थे, उनके नेतृत्व में हमारी टीम मिली पूरी। तो उन्होंने हमें अच्छा खासा टाइम दिया। उन्होंने पूछा कि समस्या क्या हो रही है, तो हमने पूरा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का पूरा उदाहरण देके जो पुनर्वास की योजना है 1988 की, उसके तहत हमने बताया। आपसे पूछा समस्या क्या है। मुख्यमंत्री जी को पहले पता नहीं था कि आपकी समस्या क्या है? उनके ध्यान में तो होगा मामला पूरा ध्यान में उनके, लेकिन नेता हैं तो नेता लोग तो दोबारा हमसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपका क्या मसला चल रहा है, कि क्या हुआ, दिक्कत कहाँ आ रही है, ये पूछना चाहते हैं। तो हमने बताया कि पुनर्वास की योजना थी 1988 की, उसके साथ पूरा छेड़छाड़ हो गया है। जो 2018 में हमें 5% कोटा दिया गया था, उसके नाम पर ओबीसी विसंगति को नाम दे के उसको भड़काया गया। और भड़काने के बाद बंदों को वोट बैंक की राजनीति करके और उसके आधार पर हमें जाति किसने की? वोट बैंक की राजनीति किसने की? जो हरीश चौधरी साहब हैं, सारे नेता ही लगभग, जो उन्होंने किया कि ओबीसी को ये नहीं मिल रहा है, ओबीसी को मैं अभी भी बता रहा हूँ, आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि मैं अभी भी ओबीसी का ही बंदा हूँ। ठीक है, और मैं अभी भी ओबीसी की सीट लूँगा, क्योंकि 80% फौजी ओबीसी से ही है राजस्थान में। 80% फौजी, और पूरे इंडिया में देखा जाए तो 10% फौज राजस्थान से है। तो ये हमारा समान और संप्रभुता की बात है कि हम इसी स्टेट से ऐसे ये पूछ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने आपसे क्या कहा जब आपकी बात हुई? क्या आश्वासन दिया आपको? मुख्यमंत्री जी ने ये बोला है कि यदि आपको ऐसा नुकसान है तो कर्नल मानवेंद्र सिंह जासोल साहब को बोला है कि आप इसको देखो, 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच मुझे वापस फाइल ला के दो और उसे मैं देखूंगा, उसमें विचार करूंगा। मंत्री जी ने कहा है कि अगर आपको नुकसान है, लेकिन ये जो फैसला हुआ है और जिस फैसले के खिलाफ पूर्व सैनिक का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये फैसला भी तो मुख्यमंत्री जी ने खुद ने लिया है। हाँ, लिया है। तो वो कह रहे कि मुख्यमंत्री जी ने किसी दबाव में ले लिया हो सकता हो। किसके दबाव में? जैसे हरीश चौधरी साहब हैं, डोटासरा साहब हैं, इनके दबाव में ले लिया हो। उन्होंने कहा होगा कि आप वोट बैंक की राजनीति हमारी इधर झुक रही है। अभी झुकने की नहीं है, सैनिक सबका होता है। सैनिक सीमा पर रक्षा करता तो ये नहीं देखता कि मैं ओबीसी का हूँ, एससी का हूँ, एसटी का हूँ। आज के दिन डाटा के हिसाब से देखोगे ना, तो किसी भी वर्ग को एससी, एसटी, ओबीसी। आप डोटासरा जी पर आप आरोप लगा रहे हैं कि डोटासरा जी हरीश चौधरी के दबाव में मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है। डोटासरा जी मौजूद थे वहाँ जहाँ आप? हाँ, 9 तारीख को ही मौजूद थे। इससे पहले भी जब आप थिंक 360 के स्टूडियो में आए थे तो आपने बताया था कि राहुल गांधी जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी और वहाँ पर भी डोटासरा जी थे और आपने डोटासरा जी पर उस वक्त भी एक आरोप लगाया था कि आपको मिलने नहीं दिया। डोटासरा जी ने क्या कहा आपसे, डोटासरा जी जब मौजूद थे वहाँ? डोटासरा साहब बोल रहे हैं कि हमने 7 स्टेट की स्टडी करवाई है, जो कि 7 स्टेट की स्टडी तो आप हिमाचल की करवा लो, पंजाब की करवा लो, सारी स्टेट वहाँ पे भी ज़्यादा है। तो वहाँ पे तो 15% कोटा है। हिमाचल में तो आपकी सरकार भी आ गई है। अभी जो आपकी मुलाकात हुई है उसमें क्या कहा डोटासरा? तो उन्होंने बोला कि हमने स्टडी करवाई तो हमें तो ये सही लगा। तो सही नहीं लगा सर, हमारा एक हाथ को काट रहे हो, दूसरे को छोड़ रहे हो, तो ये नहीं सही है। हाथ दोनों से एक साथ चलेंगे तभी होगा। देखो, ओबीसी भी हमारे भाई बंधु हैं, मेरे काका ताऊ सब ओबीसी से हैं, मैं भी ओबीसी से हूँ। ये सब भाई 80% मैंने बताया ना, ओबीसी से आते हैं। तो ओबीसी भाई बंधुओं को एक बीच का रास्ता ऐसा निकाला जाए कि उनको भी नुकसान नहीं हो, हमें भी नुकसान नहीं हो। यही हमने कहा कि हमारी एक मेरिट कर दो। ये इसका आरक्षण का 50% तो क्रॉस हो ही चुका है, सबको पता ही है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से हमारे राजस्थान में 64% चल रहा अभी।
ठीक है। तो हमारा अलग से 10% 12% जो भी बनता हमारा 12.5% है, तो वो अलग से दे दो हमें, हमें किसी जातियों में मत बांटो, जिससे सीमा पर खड़े उस नौजवान के हाथ नहीं हो कि आगे जाके मेरे को जातियों में बांटा जाएगा। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम नायक दुष्यंत कुमार है, मैं इंडियन आर्मी से हूँ। अच्छा, तो आप भी थे क्या मुख्यमंत्री जी से मिलने, जो आपका प्रतिनिधिमंडल गया? नहीं, मैं कमेटी का सदस्य ज़रूर हूँ, लेकिन वहाँ सभी लोग नहीं जा सकते, इसलिए मैं वहाँ जाने में असमर्थ था। अच्छा, तो आप इस संघर्ष से लगातार जुड़े हैं जो पूर्व सैनिकों का चल रहा है, अभी तक क्या बातचीत हुई आपकी और कैसा आश्वासन मिला आपको? क्या आपकी क्या नाराजगी है, क्या समस्या है? खुलकर बताइए। हमें आश्वासन तो झूठे आश्वासन अभी तक काफ़ी मिले हैं और क्रियान्विति किसी भी तरह की नहीं है। आचार्य चाणक्य जी ने भी कहा। किसने दिया है आपको झूठा आश्वासन? हमें आश्वासन दिया है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी दिया है। उन्होंने, जब हम राहुल गांधी जी से मिले थे तो उन्होंने कहा कि आप जयपुर आकर मिलो। हमने यही कहा कि न तो आप मिलना चाहते हैं ढंग से और ना ही आपसे कोई मिलने देता है, तो उन्होंने कहा नहीं, आपसे मिलेंगे। उसके बाद में हमने कब से उनके पास रिक्वेस्ट लगा रखी थी, बहुत दिनों बाद में जो कर्नल जसोल साहब हैं उनकी सपोर्ट की वजह से हम मिल पाए, वरना वो मिलना भी नहीं चाह रहे थे। इसी तरह से कुछ और नेता हैं, जैसे कि हमारे राजेंद्र गुड्डा हैं, उन्होंने भी काफ़ी आश्वासन दे दिया था कि अगर आपके खिलाफ़ कोई ऐसा असम्मानजनक अगर कोई भी मतलब आदेश आया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। उन्होंने दोबारा मुड़कर हमारी तरफ देखा भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा कहा। तो उसके बाद में गुड्डा जी से कोई बातचीत नहीं हुई आपकी? जब गुड्डा जी का इतना बड़ा बयान आपके समर्थन में आया है, उसके बाद में बातचीत नहीं हुई? कोशिश जारी है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा मनसाई नहीं दिखाई कि वो दोबारा हमारे से जुड़ें, और उन्होंने कहा कि अभी बिजी हैं, अभी नहीं, फिर बात करेंगे, ऐसे करके टालम टोल ही चल रही है। सर आप भी आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगाधर है और मैं इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ। ये जो चल रहा है, देखिए, राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए सरकार ने एक बड़े वर्ग को साधने के लिए और आगामी चुनाव में इसका फ़ायदा लेने के लिए सैनिकों के साथ वर्गवार बांट के और जो अन्याय किया है, ये सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रभक्ति देशभक्ति के नज़रिए से बिल्कुल अनुचित है। जहाँ भी हम जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, जिस मंच से हम अपनी बात, अपना मैसेज पहुँचाते हैं, तो सब लोग यही कहते हैं कि नहीं, सैनिक की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होती, सैनिक होता है। अभी हम यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट से हैं सगत सिंह जी, जनरल सगत सिंह जी साहब, तो यदि ऐसा होता तो आपने क्यों नहीं लिखवाया लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ओबीसी? इतिहास उठा के देखो, सैनिक की कभी युगों से कोई जाति, कोई धर्म कुछ नहीं रहा है। सैनिक एक सैनिक होता है। और आप क्या कर रहे हो? चंदे लोगों के दबाव में आके या बहकावे में आके जो राजस्थान की, देखिए, ऐसे मंच पे मैं नाम लेना उनका उचित नहीं समझूंगा। उनको खुद को एहसास है और लगभग सब लोग जानते भी हैं कि किन लोगों ने मतलब ये जो जहरीले बीज बोए हैं उसके पीछे किसका हाथ है। तो वो जग जाहिर आने वाले समय में ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो भी जाएगा कि इसके पीछे कौन लोग थे। वैसे थोड़ा आप बार आरोप लगाया जा रहा है पूर्व सैनिकों की तरफ से कि सेना को जातियों में बांट दिया। अगर भावनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो आपको कैसा लग रहा है इसके बाद में कि जब आपको जातियों में बांटा जा रहा है? एक सैनिक क्या सोचता है इस बात पर? देखिए, जब से सैनिक सेना ज्वाइन करता है तो प्रशिक्षण केंद्र में जाते हैं तो एक तिरंगा और एक माँ भारती की तस्वीर हम देखते हैं। हम हमारी जो संवेदना, जो भी फीलिंग्स, जो भी भावनाएं होती हैं, उनको हम दफन कर लेते हैं और यहाँ फौलाद भर लेते हैं। हमें सिर्फ अपने राष्ट्र, अपने तिरंगे, इससे बढ़कर हमें मतलब कोई भी चीज़ गंवारा नहीं है। एक सैनिक बनना मतलब मेंटली टफनेस, फिजिकली फिटनेस और बहुत सी चीज़ें उसमें आती हैं। तो एक सैनिक बनना बहुत आसान नहीं होता है। और रही बात कि सैनिक को क्या लग रहा है, तो आज आप सरहद पे खड़े सैनिक से लेकर यहाँ जो सेवानिवृत्त हैं, हमारे वेटरन्स हैं, उन सब से आप पूछिए, मिलिए, उनका एक ही जवाब मिलेगा कि यार ये सरकार ने क्या किया हमारे साथ। कुछ लाइन में आपको बताऊंगा कि हे धन्य धरा वसुंधरा, मैं वहाँ ना गिरा, मैं यहाँ क्यों गिरा। हे धन्य धरा वसुंधरा, मैं वहाँ ना गिरा, मैं यहाँ क्यों गिरा। गोदी में उठा ले, आंचल में छुपा ले,
काल से ना मरा, मौत से ना मरा, मैं वहाँ ना गिरा, मैं यहाँ क्यों मेरा। तो ये भावना है सैनिक की। इसमें आपको सैनिक का गुस्सा, सैनिक की आहट सब आपको समझ में आ जाएगी। ये एक सामाजिक सौहार्द और जो राष्ट्र प्रेम है उसको दरकिनार करके आपने सैनिक के साथ ये किया, तो इस पे सैनिक के जो मनोबल पे जो उसका हौसला है उस पे बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट इसका रहेगा। आज ही नहीं, ये जो आपने बीज बोया है ये आने वाली पीढ़ियों को भी इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। एक बात बताइए, सैनिक भी समाज का हिस्सा है और सैनिक समाज में ही रहता है। अगर आपकी मांगों को नहीं माना गया तो आपका अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, सैनिक एक अनुशासन की लक्ष्मण रेखा से बंधा हुआ होता है। सैन्य काल में सेवा के दौरान हम अनुशासन में रहते हैं, तो बाहर आके जब हम समाज के साथ कदम से कदम मिलाते हैं तो हम वही चीज़ फॉलो भी करते हैं कि हम ऐसा कुछ ना करें जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े या हमारा जो मान सम्मान, जो भी हमारी इमेज है उस पर कोई आँच आए कि सैनिक ऐसा कर रहा है। तो हम अभी तक अनुशासन की जिस डोर से बंधे हैं, यदि सरकार पार्टियों ने मजबूर किया तो इसको डोर को, इस लक्ष्मण रेखा को लांघना पड़ेगा। और वो लक्ष्मण रेखा क्या है और किस तरह से लांघे? देखिए, हमारी कमेटी बनी है, विभिन्न मंचों से, विभिन्न माध्यमों से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। और यदि सरकार कुछ ऐसा उचित समय पे कदम उठाती है तो हम स्वागत करते हैं उसका। अगर नहीं उठाया तो? यदि नहीं उठाती है तो रणनीति हमारी तैयार है। क्या रणनीति है? और आने वाले समय में नहीं, देखे आने वाले समय में वो आप खुद ग्राउंड पे देख लीजिएगा कि सैनिक क्या कर सकता है। जब हम अपने मान सम्मान, सैनिकों ने इससे पहले भी हमारे साथ बातचीत करने के दौरान दावा किया था कि अगर मांगे नहीं मानी हमारी तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का आह्वान किया था सैनिकों ने। देखिए, उस टीम में हम थे, हम तीनों थे और हमारे साथ और भी भाई थे हमारे, जैसे विनोद जी और क्या बोलते हैं अपना कर्नल देवानंद साहब थे और अपने सुंडा साहब थे, सब थे। तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि अनुशासन की जिस सीमा में हम रहते हैं तो वहाँ पे हमने पहले उनसे मिलने की कोशिश करी। हमें उनके सिक्योरिटी फोर्सेस ने, उनके सिक्योरिटी पर्सनल ने बाहर पुश आउट कर दिया कि नहीं, तुम नहीं मिल सकते। लाख कोशिश करने के बाद हम वहाँ तक पहुँच पाए और हमने उनको अवगत कराया कि साहब ऐसी ऐसी व्यवस्था आप भारत जोड़ रहे हो और आपके यहाँ पे आपकी जो सरकार, वर्तमान प्रदेश सरकार है, वो सैनिकों को तोड़ रही है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि चलो हम मिलेंगे, बैठेंगे बात। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो फिर हमारा एक डेलीगेशन सीएम साहब से मिला है, जसोल साहब के नेतृत्व में, मांझू उनके साथ थे और भी बहुत लोग थे। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्दी आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। यदि फिर भी कुछ नहीं होता है तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि सैनिक इस बार, ये जो राजस्थान का जो गौरवशाली इतिहास है जो सैनिकों ने बनाया है, इस इतिहास की आप एक बार फिर से पुनरावृत्ति देखेंगे। ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि सेना इस बार फिर से एक ऐसा इतिहास लिखने वाली है। तो ये कुछ पूर्व सैनिक थे हमारे साथ जिन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत की। लंबे समय से राजस्थान में पूर्व सैनिकों का एक आंदोलन चल रहा है जिसको लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी के साथ में भी इन सैनिकों के एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हो चुकी है। इसी सिलसिले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी पूर्व सैनिकों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र केलानौत, जयपुर।